गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो कल एक टॉपिक बच गया था अपना गोल्जी इकाई के कार्य, वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, गोल्जी इकाई के कार्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी गोल्जी इकाई की स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि यह किस प्रकार कार्य करता है। तो गोल्जी इकाई आपको मैंने कल भी बताया था, गोल्जी इकाई होती है, उसका खोजने का श्रेय किसको है? कैमिलो गोल्जी को है। गोल्जी बॉडी किसने खोजा था? कैमिलो गोल्जी ने। इसको खोजा था कैमिलो गोल्जी ने। तो गोल्जी इकाई होती है उस वो भी, इसे गोल्जी इकाई भी बोला जाता है, गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहली तो सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूबुल्स और तीसरा वेसिकल्स। तो तीन चीज मिलके इसके निर्माण करती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है ये आपको बताऊं। इस प्रकार की इसमें संरचनाएं पाई जाती है। तो ये तो होगी इसकी सिस्टर्नी। ये इसकी होगी ट्यूबुल्स। और ये जो वेसिकल्स होती है, तो इसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। अब मैंने ये आपको पहले भी बताया कि इसके कार्य समझने से पहले इसके अंदर दो प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये एक तो ऊपर की स्ट्रक्चर होती है जिसे ट्रांसफेस कहा जाता है, ये ऊपर की, इसे ट्रांसफेस कहा जाता है। और जो नीचे की स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है? सिस फेस कहा जाता है। तो इसके अंदर अब कार्य किस प्रकार करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और केंद्रक के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसका जो अवतल वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफेस कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पदार्थ बाहर की तरफ निकलते हैं। और सिस फेस होता है, वहां से क्या होते हैं? पदार्थ को अभिग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो पहला कार्य होगा वो होगा स्त्रावन का कार्य। पहला कार्य इसका स्त्रावन का कार्य होता है कि ये जितने भी पदार्थों को ग्रहण करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी पदार्थों को यह ग्रहण करेगी, तो वो पदार्थों को ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि उसका रूपांतरण तथा सांद्रण, उनका रूपांतरण तथा सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी इकाई के द्वारा किया जाता है। ठीक बच्चों, अब जो सिस्टर्नी होती है इसके अंदर क्या होता है? पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। जो इसके अंदर सिस्टर्नी होगी उसमें क्या होगा? पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी पदार्थ इसके अंदर जाते हैं, जैसे वेसिकल के द्वारा जो भी पदार्थ इसके अंदर गए हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो उसका क्या होगा, पहले उसका रूपांतरण होगा, फिर सांद्रण होगा, और उसके बाद ही क्या होगा, ये बाहर की तरफ उसको भेजा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार से स्त्रावन होता है। एक तो बॉडी से बाहर की ओर स्त्रावन होता है, एक बॉडी के अंदर की तरफ स्त्रावन होता है। दो प्रकार के पदार्थों का स्त्रावन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, अपने जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका जब पाचन होता है तो कुछ एंजाइम मुक्त होते हैं, मुंह से लार मुक्त होती है। ये किसके द्वारा होती है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर ही स्रावित होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर भी स्रावित होते हैं, जैसे कि श्लेष्मा, पादपों के अंदर किसी श्लेष्मा का निर्माण होना या स्रावित होना, या मनुष्य के अंदर पसीने का स्रावित होना, या आंसुओं का स्रावित होना, ये किसके द्वारा होता है, गोल्जी काई के द्वारा होता है। ये अपनी बॉडी के बाहर की तरफ स्रावित होते हैं। और बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह क्या होते हैं, इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, लिपिड वगैरह स्रावित की जाती है, तो वो क्या होती है, अंदर बॉडी के अंदर स्रावित की जाती है। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा बच्चों दो प्रकार से स्रावित होगा, बॉडी से बाहर तथा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर तो हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह स्रावित होते हैं, लेकिन बाहर की ओर क्या होंगे, श्लेष्मा होगा, पसीना होगा, आंसू होंगे। ठीक बच्चों। और दूसरा होता है इसका स्रावित पदार्थों का सांद्रण तथा संग्रहण। अब जो भी कोई भी चीज बन गई, जैसे प्रोटीन का निर्माण हुआ या लिपिड का निर्माण हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो किसके द्वारा, वेसिकल के द्वारा उसको ग्रहण किए जाएगा। इसके द्वारा, वेसिकल के द्वारा, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, पुटिकाएं भी कहा जाता है। और यह सिस फेस के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, उन पदार्थों को किस में भेजा जाता है, सिस्टर्नी में भेजा जाता है, जहां पर क्या होता है बच्चों कि इन पदार्थों की पैकेजिंग होती है, रूपांतरण होता है। उन पदार्थों, जिस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है उसे तनुविलियन के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी प्रोटीन को ग्रहण किया तो वो क्या होगा, तनुविलियन होगा प्रोटीन। लेकिन बाद में क्या होता है बच्चों, उसको क्या होता है, उसका जल अपघटन करके उसका क्या कर दिया जाता है कि उसको सांद्रित किया जाता है। जल अपघटन करके उसको सांद्रित किया जाएगा, और सांद्रित करने के बाद में क्या होगा बच्चों कि वो सांधर के रूप में क्या होगा, ट्रांसफेस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, इन पुटिकाओं के द्वारा। और ये पुटिकाएं किससे जुड़ी रहती है, ये पुटिकाएं क्या होगी, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। तो ये क्या होती है, संदर जो चीज होती है, संदर करके उसको बॉडी से बाहर की तरफ भेज दिया जाता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के रूप में। अब तनु प्रोटीन के रूप में तो उनको ग्रहण किया, लेकिन भेजा गया किसके द्वारा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में उनको बाहर भेज दिया जाता है। अब तीसरा बच्चों आता है लाइसोसोम व धानियों का निर्माण। लाइसोसोम व धानियों का निर्माण। अब लाइसोसोम धानियों का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। लाइसोसोम और धानियों का निर्माण भी किसके द्वारा होगा, गोल्जी बॉडी के द्वारा होगा। और लाइसोसोम, ये लाइसोसोम की जो ट्यूबुल्स भाग है, नलिका वाला भाग है, इसी के द्वारा क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, या सिस्टर्नी के द्वारा। इनके द्वारा क्या होता है, ट्यूबुल्स और सिस्टर्नी के द्वारा क्या होते हैं, लाइसोसोम, और इसका निर्माण होता है, धानियों का निर्माण भी होता है। कुछ वेसिकल्स होती है, इसका निर्माण भी क्या होता है, ट्यूबुल्स के द्वारा होता है, या सिस्टर्नी के द्वारा होता है। अब सिस्टर्नी में क्या होता है बच्चों, किस प्रकार की सिस्टर्नी है, तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार का इस प्रकार का बर्स बनेगा,
और ये बाद में क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार इसका निर्माण हो जाता है, पुटिकम का निर्माण होता है वेसिकल और ट्यूबुल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। फिर अपने आते हैं स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण। मनुष्य के अंदर स्पर्म होता है, उसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी इकाई के द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। क्योंकि एक्रोसोम ही वह भाग होता है जो एक को छेद कर उसका भेदन करके उसको अंदर भेजने का प्रयास किया जाता है। निषेचन किसके द्वारा होता है, एक्रोसोम के द्वारा होता है। तो जिस प्रकार जैसे एक एग है, ये एग है, और ये स्पर्म होता है, तो जो आगे का जो पार्ट होता है, नुकीला भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के द्वारा ही क्या होता है, एग का भेदन किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो एग की ऊपर की झिल्ली को क्या करते हैं, पाचित कर देते हैं, गला देते हैं, जिसके द्वारा ये स्पर्म का जो केंद्रक होता है वो एग के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट बच्चों आता है पांचवा पॉइंट, अपने म्यूसिलेज नामक ग्लाइकोप्रोटीन को मुक्त करना। तो गोल्जिकाएं होती है वो क्या करती है, जो म्यूसिलेज नामक ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसको भी क्या करती है, मुक्त करती है। ठीक है। छठा है पदार्थों का रूपांतरण करना। मैंने पहले भी बताया कि पदार्थों का रूपांतरण कहाँ पर किया जाता है, पैकेजिंग वगैरह कहाँ पर की जाती है, बीच में की जाती है, इसमें सिस्टर्नी में की जाती है। सिस फेस के द्वारा अंदर भेजा जाता है, फिर उसकी पैकेजिंग और रूपांतरण होता है, और पैकेजिंग और रूपांतरण होने के बाद में क्या होता है, ट्रांसफेस के द्वारा उसको बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्त्रावित पदार्थों का स्थानांतरण। जितने भी स्त्रावित पदार्थ है उसको स्थानांतरण करने का काम कौन करता है, गोल्जी इकाई करती है। जितने भी पदार्थ बने, जैसे केंद्रक में कोई पदार्थ बन गया तो वो किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा मारा जाता है। या कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ का निर्माण होता है वो भी क्या होता है, वेसिकल के द्वारा ग्रहण करके सिस्टनी में भेजा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसफेस के द्वारा उसको दूसरी सेल के अंदर भेजा जाता है, जहां पर उस पदार्थ की जरूरत होती है उस सेल के अंदर भेजा जाता है। तो ये तो हो गया स्त्रावित पदार्थों का स्थानांतरण। अब आता है कीटभक्षी पादपों में चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करना। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो उसकी जो नाइट्रोजन की पाचक पदार्थों को पचाने के लिए, कीटों को पकड़ने के लिए पाचक, उसमें क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित किया जाता है। जैसे ही और वो उस पदार्थ की ओर क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। जैसे ही कीट उस पदार्थ पर बैठते हैं तो क्या होता है, वो कीट उस पदार्थ के ऊपर चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में क्या होता है, उसको ग्रहण करके, उसको चिपचिपे पदार्थ के ऊपर जो कीट चिपक जाता है उसको क्या होता है, वो पादप ग्रहण करके और उसका अवशोषण करके उसके पाचक रसों को अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उसको त्याग दिया जाता है। तो कीटभक्षी पादपों में भी क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करने का कार्य भी कौन करता है, गोल्जी इकाई करती है। तो मनुष्य गोल्जी इकाई सभी में पाई जाती है, यूकेरियोटिक सेल वगैरह में, ये पादप कोशिका में, और लेकिन कुछ होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर नहीं पाई जाती है। किस किस में नहीं पाई जाती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, कवक। तो इनके अंदर क्या होती है, या चालनी नलिकाएं, पादप की क्या होती है, चालनी नलिकाएं। इनके अंदर क्या होती है, ये नहीं पाई जाती है। तो
बच्चों आज अपने इसके अंदर पढ़ा कि गोल्जी इकाई के बारे में, कि गोल्जी इकाई क्या होती है, स्त्रावण का कार्य करती है, रूपांतरण का कार्य करती है, सांद्रण का कार्य करती है और एक्रोसोम का निर्माण करती है। कीट बक्षी पादपों में क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है, पदार्थों का रूपांतरण किया जाता है, म्यूसिलेज नामक ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण किया जाता है। कोशिका के बाहर भी ये पदार्थों को स्रावित करते हैं, जैसे आंसू के रूप में, पसीने के रूप में, श्लेष्मा के रूप में। बॉडी के अंदर भी स्रावित किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह इसके द्वारा। तो आज अपने पढ़ा गोल्जी बॉडी के बारे में। तो इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि गोल्जी बॉडी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर कार्य मुख्य रूप से इसके आएंगे, सचित्र वर्णन करने के इसके कार्य भी आएंगे, चित्र भी बनाना पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि गोल्जी इकाई की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो गोल्जी इकाई की खोज गोल्जी के नाम से ही होती है, कैमिलो गोल्जी के द्वारा ही इसका नाम रखा गया था। कैमिलो गोल्जी है, उसके सम्मान में ही इस कोशिकांग का नाम क्या रखा गया था, गोल्जी बॉडी रखा गया। ठीक बच्चों, कल अपने नए टॉपिक के साथ में हाजिर हो।